हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदी साहित्य विद नीता। आज हम बात करेंगे भारतेंदु युग के काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग के काव्य की प्रवृत्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रीतिकालीन काव्य से प्रभावित प्रवृत्तियाँ और दूसरा है नई काव्य धारा। रीतिकालीन काव्य से प्रभावित प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, इसके अंतर्गत आता है पहला ब्रजभाषा काव्य। रीतिकाल की बहुत बाद तक ब्रजभाषा काव्य की रचना होती रही। भारतेंदु, राय देवी प्रसाद पूर्ण, दुलारे लालजी भार्गव, वियोगी हरि आदि का ब्रजभाषा काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता है श्रृंगार प्रधान काव्य। रीतिकालीन श्रृंगारिकता का उदाहरण कवि सेवक वाग्विलास तथा कवि सूरदास के श्रृंगार संग्रह में मिल सकता है। तीसरा है नायिका भेद। कविवर सेवक का वाग्विलास शुद्ध नायिका भेद पर आधारित है। नेक्स्ट है नखशिख वर्णन। कविवर सेवक ने बघा छंद में एक नखरिक भी लिखा है। नेक्स्ट है विशेषता है भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश का राम स्वयंवर इस संबंध में उल्लेखनीय है। जो इन्होंने राम स्वयंवर लिखा है, इसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का ही विशेषता मिलती है। आप दोनों रूपों को देख सकते हैं। टीकाएं रीति काल की तरह से ही इस काल में भी टीकाएं लिखी गई। सरदार कवि ने कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया पर टीका लिखी। नेक्स्ट विशेषता है समस्या पूर्तियां। यह युग भी समस्या पूर्ति का युग रहा। समस्या पूर्ति के क्षेत्र में लक्ष्मीराम ब्रह्मभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, देवी प्रसाद पूर्ण आदि के नाम प्रमुख हैं। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे दोहा, चौपाई और घनारक्षियाँ। इस युग के अधिकतर कवियों के कवित्व और घनारक्षियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है राजाओं के नाम पर उनकी प्रशंसा। रीतिकाल की तरह से ही लक्ष्मीराम भट्ट ने प्रत्येक सम्मान करने वाले राजा पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। नेक्स्ट है वीर भाव की नवीनता। जैसे रीतिकाल की श्रृंगारिकता में भी भूषण जैसे वीर भाव के कवि हुए, उसी प्रकार वीर भाव को रखने वाली रचना भारतेंदु युग में भी वियोगी हरि जी की वीर सत्सई के नाम से प्रख्यात हुई। अब देखेंगे नई काव्य धारा के अंतर्गत जो विशेषताएं आती हैं या नई काव्य धारा से संबद्ध काव्य प्रवृत्तियां। पहली है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता का स्वर भी विशेष रूप से मुखरित हुआ। राष्ट्रीयता को भी दो प्रकार से प्रस्तुत किया गया। एक तो विदेशी शासकों की आलोचना द्वारा और दूसरा है देश के अतीत के गौरवगान द्वारा। तो पहला देखेंगे विदेशी शासकों की आलोचना के द्वारा। अंग्रेजों के प्रति लिखी गई भारतेंदु जी की पहेली देखेंगे। उदाहरण, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। ये इसका उदाहरण था। नेक्स्ट देखेंगे अतीत के गौरवगान के उसमें इसी प्रकार अतीत के गौरवगान करते हुए भारतेंदु जी ने तत्कालीन निरीह अवस्था का चित्रण करते हुए कहा। उदाहरण देखेंगे, तीन बुलाए तेरा आवे, निज निज विपता राय सुनावे, आंखों फूटे भरे न पेट, क्यों सकी साजन नहीं ग्रेजुएट। ये उसका उदाहरण था। अब अगली विशेषता है खड़ी बोली का प्रयोग। इस युग के प्रवृत्तियों में जो प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है वह खड़ी बोली के प्रयोग की ही है। परंपरागत रूप से अब तक ब्रजभाषा में ही काव्य की रचना होती आ रही थी। भारतेंदु के भाषा संबंधी मामले में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस प्रकार कहा, भारतेंदु ने कोई नई भाषा नहीं चलाई, उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को ही साहित्यिक रूप दिया। इस प्रकार खड़ी बोली को ही साहित्यिक रूप देकर भारतेंदु ने एक बड़ा कार्य किया। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीनता और नवीनता का संबंध। इस युग में साहित्य की प्राचीन परंपराओं तथा नवीन काव्य शैलियों का सुंदर समन्वय मिलता है। भाषा शैली की दृष्टि से भी यह समन्वय महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट विशेषता है प्राकृतिक चित्रण की पद्धति। इस पद्धति में भी एक नवीनता आई। प्रकृति चित्रण के परंपरागत स्वरूप को छोड़कर जगमोहन सिंह ने स्वतंत्र तथा प्रकृति के आलम्बन रूप को उपस्थित किया। नेक्स्ट और लास्ट विशेषता देखेंगे व्यंग का प्राधान्य। इस युग में क्योंकि अंग्रेजी शासन के अत्याचार हो रहे थे, अतः भारतीय जनता उनके अत्याचारों से भयभीत थी। इसी कारण कवियों ने भी दबे छुपे शासन का प्रयोग किया और इस कारण काव्य में व्यंग का प्राधान्य रहा। तो ये थे भारतेंदु युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जो कि 2 भागों में बांटी गई थी, रीतिकालीन काव्य से प्रभावित और नई काव्य धारा से प्रभावित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।